आज आपके लिए लाया हूं मैं अभिप्रेरणा। साइकोलॉजी का आप जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और दोस्तों मैं बताता चलूं आपको, वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि आज से वो टॉपिक आपके लिए लाऊंगा मैं जो आप हर एग्जाम के लिए, हर कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। जैसे अभिप्रेरणा लेकर आया हूं, फिर अधगम आएगा, विकास आएगा। ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो आपके लिए हर कंपटीशन में, टीचर एजुकेशन या फिर आजकल तो आप जानते हैं कि साइकोलॉजी को आरएस में भी जोड़ दिया है, तो आरएस में भी सारे टॉपिक्स हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने मोटिवेशन, आरएस में भी है। तो दोस्तों आज हमारे सामने जो टॉपिक है वह है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। आप जानते हैं नाम क्या है, प्रेरणा। अर्थात एक बालक को एक शिक्षक होने के नाते हम कैसे पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करें, अभिप्रेरित करें। यहीं से मेरी शुरुआत होती है दोस्तों, मोटिवेशन। तो देखते हैं सबसे पहले मोटिवेशन का या अभिप्रेरणा का अर्थ। दोस्तों अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहा है, मोटिवेशन, है ना। अंग्रेजी का शब्द है ये मोटिवेशन। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति दोस्तों कहां से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है, तो आप याद रखना मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से, है ना। और लैटिन भाषा का शब्द है मोवियर। क्या है, मोवियर। एक शब्द और आता है इसके लिए, मोटम, है ना, मोटम, मोवियर या मोटम, है ना। कौन सी भाषा का शब्द मोवियर है, मोटम, लैटिन भाषा का। और इसी शब्द से अंग्रेजी का शब्द आ गया मोटिवेशन, है ना। अब बात करते हैं कि मोवियर का अर्थ क्या है, तो मोवियर का अर्थ होता है दोस्तों गति, है ना, गति। तो मोटिवेशन का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, क्रिया को गति देने वाली आंतरिक शक्ति, आंतरिक शक्ति। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आप याद रखना, ये जो लिखा है ना मैंने, कि ये तो आपको याद रहेगा गति, है ना। अभिप्रेरणा का नाम ही गति है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा कैसा तत्व है, आंतरिक है या बाहरी है। तो दोस्तों याद रखना, देखना है ना, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। आंतरिक शक्ति मतलब ये याद रखना, अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है। और आंतरिक शक्ति का मतलब होता है बालक के या व्यक्ति के अंदर से पैदा होने वाली शक्ति, है ना। एक परिभाषा मैं अभी बताऊंगा आपको, रिली एवं लेविस ने एक परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा बालक के अंदर से पैदा होती है, ना कि अभिप्रेरणा कोई ऐसा तथ्य है जिसे एक शिक्षक बालक में पैदा कर सके। समझे इसका मतलब क्या है, कि अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है जो बालक के अंदर से पैदा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अभिप्रेरणा आंतरिक शक्ति है या अभिप्रेरणा एक व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है ना। ध्यान रखना, देखो अभिप्रेरक आंतरिक और बाहरी दोनों होते हैं, लेकिन अभिप्रेरणा केवल आंतरिक होती है। अब बात आती है कि प्रेरक और अभिप्रेरणा में क्या अंतर है, तो भाई जिन वस्तुओं को देख करके हम अभिप्रेरित हों वो वस्तु क्या कहलाएगी, अभिप्रेरक। अब वो वस्तु आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है, लेकिन जो कार्य करने के लिए हमारे अंदर से जो इच्छा शक्ति पैदा हुई वो इच्छा शक्ति क्या है, अभिप्रेरणा है ना। वो हमेशा कैसे होती है, आंतरिक होती है। ठीक है दोस्तों। तो अभिप्रेरणा को याद रखना, क्रिया को गति देने वाली आंतरिक शक्ति का नाम क्या है, अभिप्रेरणा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, जैसे परिभाषा में आपको वही पीडीएफ में भेज रहा हूं, काफी परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर मैं
दो परिभाषाओं की आपसे चर्चा करूंगा। एक तो गुण, जो पिछली बार एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन, गुण ने एक परिभाषा दी थी अभिप्रेरणा की। इस परिभाषा को और याद रखना आप, क्या लिखा था इन्होंने कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? गुण ने दी है। क्या लिखा? प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करना, मतलब हम किसी कार्य को प्रारंभ कब करते हैं? जब हमारे अंदर उस कार्य को करने की प्रेरणा पैदा हो जाती है ना। जारी रखने कि यदि हम प्रेरित हैं तो हम कार्य को प्रारंभ करेंगे और उसे कब तक जारी रखेंगे उस कार्य को, तब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो जारी रखने और नियमित रखने, रेगुलर नियमित रखने, मतलब हम छोड़ेंगे नहीं। यदि हम स्वयं अभिप्रेरित हैं तो हम उस कार्य को कहां तक पहुंचाएंगे? उस मंजिल तक पहुंचाएंगे, या तब तक उस कार्य को करेंगे जब तक हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते। ये बात कहता है कौन? गुण कहता है। ठीक है। और एक परिभाषा और मैं आपको डिस्कस कर लूं यहां पर, रिली एवं लेविस। रिली एवं लेविस, रिली एवं लेविस, इसने बहुत अच्छी परिभाषा दी है दोस्तों। इसको याद रखना, ये परिभाषा आती है। देखो गुण की परिभाषा कैसे याद रखोगे? क्या कहा उसने प्रेरणा के बारे में? कार्य को जारी रखने, प्रारंभ करने और नियमित रखना। किसने कहा? गुण ने। और रिली और लेविस क्या कहता है कि अभिप्रेरणा बालक के अंदर से पैदा होती है, ठीक है, ना कि शिक्षक द्वारा इसे पैदा किया जाता है ना। बड़े सीधे शब्दों में बता दिया। क्या कह रहा रिली कि भाई अब प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो बालक के अंदर से पैदा होती है। हम शिक्षक के रूप में, माँ बाप के रूप में, समाज के रूप में बालक के हम पैदा नहीं कर सकते। जब तक बालक खुद किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वह उस कार्य को करेगा नहीं। और अब प्रेरणा क्या है? क्रिया को गति देने वाली शक्ति का ही नाम तो प्रेरणा है। अब वो क्रिया को गति देना मतलब क्रिया को प्रारंभ करना, क्रिया को जारी रखना, है ना। तो उस क्रिया को कब बालक प्रारंभ करेगा और जारी रखेगा या पूर्ण करेगा? जब वह खुद अप्रेरित होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, एक आंतरिक अवस्था है जो बालक के अंदर से पैदा होती है। मतलब बाहरी चीज, हम बाहरी व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति उस बालक के अंदर प्रेरणा पैदा नहीं कर सकता। हाँ, प्रयास कर सकते हैं, जैसे पुरस्कार देकर, दंड देकर, लेकिन अब प्रेरणा तो पैदा तो होगी कहां से? अंदर से होगी। किसके अंदर से? बालक के अंदर से होगी। ठीक है दोस्तों, ये अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा है। और अब आगे हम देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है। अभिप्रेरणा की विशेषता, ठीक है। और दोस्तों देखें, अब आप खुद अभिप्रेरणा की विशेषताओं को बना सकते हैं अर्थ और परिभाषा में से ही। और सबसे पहली विशेषता तो बस ये याद रखना दोस्तों कि अभिप्रेरणा, पहली विशेषता, अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था है। बस इसको मत भूलना, अभिप्रेरणा
आंतरिक अवस्था है। आंतरिक का मतलब क्या होता है कि बालक के अंदर से पैदा होती है, आंतरिक अवस्था है। और आगे इसी में जोड़ लेना, जो काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक, या इसी को हम कह सकते हैं अमूर्त होती है। अमूर्त होती, जिसे देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। समझे आप इसको? क्या है? क्या है प्रेरणा? एक आंतरिक अवस्था है, अमूर्त है, काल्पनिक है। और जो अमूर्त होता है, काल्पनिक होता है, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते, महसूस कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर कितनी जोश में, कितने हम प्रेरित होकर किसी कार्य को कर रहे हैं, ये केवल हम अनुभव कर सकते हैं। हम उसे किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को केवल महसूस करा सकते हैं। इसलिए ये हमेशा प्रेरणा कैसी होती है? आंतरिक और अमूर्त होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अगली विशेषता देखते हैं कि क्या? व्यवहार। और ये मैंने हमेशा बताया है कि व्यवहार को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। व्यवहार को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं, है ना। तो व्यवहार या क्रिया को निर्धारित, व्यवहार या क्रिया को निर्धारित करने वाली शक्ति अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। ठीक है, व्यवहार को या क्रिया को निर्धारित, क्या मतलब हुआ इसका? व्यवहार या क्रिया दिशा में क्रिया करेगा, कौन से स्तर की क्रिया करेगा, कितनी प्रेरित होकर क्रिया करेगा, या उस क्रिया को कहां तक पहुंचाएगा, ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? अभिप्रेरणा पर डिपेंड करता है। दोस्तों एक उदाहरण दे दूं मैं यहां पर कि जब लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले आप सभी रीट की तैयारी के लिए बहुत अच्छे से मोटिवेट थे, प्रेरित थे, दिन रात तैयारी में जुट गए थे, 6-6 घंटे की कोचिंग आप ले रहे थे। क्यों? और क्यों के अलावा सब तरह से आप उस कार्य को कर रहे थे कि क्या रीट की सफलता लेनी है। अभिप्रेरणा थी, है ना। अभिप्रेरणा वो कहां से पैदा हुई? आपके अंदर से पैदा हुई। क्यों हुई? इसको आगे लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्यों का प्रश्न ही अभिप्रेरणा है। बहुत अच्छा कोटेशन है। क्यों का एक नाम आएगा आपको, क्रैचफील्ड। क्रैचफील्ड ने कहा है कि क्यों का प्रश्न ही अभिप्रेरणा है। मतलब कि मैं क्यों करूं किसी काम को, क्या उद्देश्य है मेरा किसी काम को करने में, यही हमारी अभिप्रेरणा है ना। तो अब क्यों का जवाब मिला आपको। जब लॉकडाउन नहीं हुआ उससे पहले रीट सामने थी, हमारे घोषणा हो चुकी थी कि 2 अगस्त को रीट लग जाएगी। पहले 2 अगस्त को रीट लग जाएगी, तो सब प्रेरित थे, लगातार कार्य हम पढ़ाई में जुटे हुए थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि प्रेरणा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सामने लक्ष्य कैसा है? धुंधला है। रीट आएगी, निश्चित आएगी, लेकिन कब आएगी ये पता नहीं, इसलिए लक्ष्य धुंधला है। तो हमारी प्रेरणा शक्ति भी कमजोर है। और जिस दिन रीट सामने होगी, अब प्रेरणा शक्ति बढ़ जाएगी, और हम अब इस बात पर देखें कि हमारी क्रिया को निर्धारित कर देगी। निर्धारित कर देगी मतलब हमारी क्रिया को दिशा दे देगी कि हम कैसे, किस तरह से तैयारी करें। तो इसलिए प्रेरणा को क्या कहा है? क्रिया व्यवहार को निर्धारित करने वाली शक्ति का। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, लक्ष्य निर्देश। नंबर 3 क्या है? अभिप्रेरणा लक्ष्य निर्देशित, है ना। लक्ष्य निर्देशित, लक्ष्य निर्देशित का मतलब क्या लिख दूं? उद्देश्य प्राप्ति। लक्ष्य निर्देशित मतलब उद्देश्य प्राप्ति की क्रिया, लक्ष्य निर्देशित क्रिया। मतलब अभिप्रेरणा हमारे लक्ष्य की ओर हमको
दिशा निर्देश देते हैं कि हमें किस तरह से कौन सी दिशा में किस प्रकार से कार्य करना है। इसलिए और फिर देखो हम कहीं हमारी मंजिल को कब प्राप्त कर पाएंगे, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कब कर पाएंगे, जब हम सही दिशा में कार्य करेंगे। और उस सही दिशा दिखाने वाली हमारी शक्ति कौन सी है दोस्तों, वो अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये कुछ अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं, खास इनको बस समझ कर रखना। सीधी सीधी विशेषता है क्या, एक तो आंतरिक शक्ति है या मूर्त शक्ति है ना, दूसरा क्रिया को निर्धारित करती है, और तीसरा लक्ष्य निर्देशित है। बस छोटी छोटी विशेष लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपकी अभिप्रेरणा की, ठीक है। और अगले हम अब जिसको हम अभिप्रेरणा का हार्ट कहते हैं, हृदय कहते हैं अभिप्रेरणा टॉपिक को, और उसको मैं लेकर आ रहा हूं, और उसका नाम है दोस्तों अभिप्रेरणा चक्र, है ना। क्या है अगला, अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र क्या है, मतलब अभिप्रेरणा के कौन कौन से तत्व हैं, इसी को हम कहते हैं प्रेरणा चक्र, है ना। तो दोस्तों देखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है ना, और सीधा। लेकिन अब देखते हैं प्रेरणा चक्र में आते कौन कौन से तत्व। तो एक चक्र में बना रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले इसमें आता है आवश्यकता। क्या आता है दोस्तों, आवश्यकता, नीड। अभिप्रेरणा चक्र का पहला पॉइंट, पहला तत्व क्या है, आवश्यकता। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि बालक को अभिप्रेरणा, बालक में अभिप्रेरणा पैदा होने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है। तो दोस्तों पहली जरूरत है बालक को अभिप्रेरित होने के लिए आवश्यकता, है ना। अब आवश्यकता किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा, पहले तत्वों को देख लें। तो पहला तत्व क्या हो गया, आवश्यकता, है ना। आवश्यकता के बाद फिर आता है दोस्तों चालक। आवश्यकता के बाद क्या आता है, चालक आता है ना। और चालक को हम और क्या कहते हैं, अंतर्नोद। क्या कहते हैं चालक को, अंतर्नोद, है ना, ड्राइव, ड्राइव। ठीक है दोस्तों, आवश्यकता, दूसरा चालक, है ना। और ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, और दोस्तों तीसरा आता है प्रोत्साहन। तीसरा तत्व कौन सा है दोस्तों, प्रोत्साहन, है ना, प्रोत्साहन। और प्रोत्साहन को ही कहते हैं हम उद्दीपक। क्या कहते हैं इसको, उद्दीपक, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, उपलब्धि, उपलब्धि, या इसी को कह दो लक्ष्य, जो आप चाहें, है ना, इंसेंटिव। ये 3 तत्व होते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा चक्र में। बड़े आराम से धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन यहीं से उठता है ना। अगर ध्यान रखना, इन 3 तत्वों के अलावा एक तत्व और जोड़ सकता है वो, है ना। और वो क्या होगा फिर, क्रिया। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है ना, फिर भी अगर जोड़ दे 4 तत्व तो वो कौन सा होगा, क्रिया, मतलब एक्शन, योग, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि कौन कौन से तत्व हैं, अगर ऑप्शन में, एक ऑप्शन में चारों तत्व मिल जाए तो चारों, वरना 3 आएंगे, क्योंकि आवश्यक तत्व 3 है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। अब देखते हैं आवश्यकता क्या है, चालक क्या है, क्रिया क्या है, प्रोत्साहन क्या है। ठीक है, और ये आपको समझना है।
तो दोस्तों देखो पहला तत्व आवश्यकता किसे कहते हैं? हमारे पास किसी वस्तु की कमी को ही हम आवश्यकता कहते हैं, है ना? किसी वस्तु की कमी को ही हम आवश्यकता कहते हैं। समझे इसका मतलब? आवश्यकता क्या है भाई? हम कहते हैं कि यार इस चीज की तो मुझे आज जरूरत है, आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? कि वो चीज हमारे पास नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं, है ना? तो किसी वस्तु की कमी व्यक्ति के पास जब हो जाए तो उसे हम कहते हैं आवश्यकता। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि मुझे प्यास लगी, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे शरीर के अंदर पानी की कमी है, तो पानी की कमी का होना क्या हो गई? मेरी आवश्यकता। ठीक है दोस्तों? भूख लगी, इसका मतलब भोजन की कमी है ना? तो भोजन की कमी क्या कहलाएगी? यहाँ पर आवश्यकता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों? तो आवश्यकता हो गया। दूसरा क्या है फिर? दूसरा तत्व चालक या अंतर्मुख। अब आप जानते हैं, आप एक जनरल भाषा में समझ लें कि चालक का काम क्या है। चालक किसे कहते हैं? ड्राइवर को। ड्राइवर का हिंदी क्या? चालक। अब ड्राइवर का काम क्या भाई? गाड़ी के ड्राइवर का गाड़ी को चलाना, है ना? तो चालक का मतलब भी है यही है, क्या? गाड़ी को चलाना मतलब क्रिया को गति देना, है ना? अब क्रिया को गति कब मिलेगी? जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उतनी ही जल्दी, उतनी ही तीव्रता हम क्रिया को देंगे, है ना? अब तीव्रता कब देंगे? जब हमारे अंदर कोई उद्वेलन, कोई जोश पैदा हो जाए, है ना? जैसे उद्वेलन मतलब तीव्रता। शरीर के मस्तिष्क के अंदर तीव्रता ही क्या है? उद्वेलन है। अब वो उद्वेलन पैदा कब होगा? उद्वेलन पैदा होगा जब वो कोई चीज की जो कमी है ना हमारे पास, मतलब आवश्यकता है, वो आवश्यकता और बढ़ जाती है। समझे आप इसको? आवश्यकता जितनी हमारी तीव्र हो जाएगी, उतनी ही तीव्रता हमारी गति, हमारी क्रिया की गति में आ जाएगी। उस क्रिया की गति में तीव्रता का आना ही क्या कहलाता है? चालक या अंतर्मोद कहलाता है ना? तो आप याद रखना, चालक या अंतर्मोद क्या है? उद्वेलन या तीव्रता का नाम ही क्या है? चालक या अंतर्मोद। ठीक है दोस्तों? अब तीसरा हम देखते हैं प्रोत्साहन, उद्दीपक, उपलब्धि या लक्ष्य। एक ही बात है। आप सोच सकते हो प्रोत्साहन या उद्दीपक क्या है? पहली बात तो याद रखना कि प्रोत्साहन या उद्दीपक वातावरण की कोई वस्तु है ना? आप यहां देखें, आवश्यकता आंतरिक स्थिति है ना? चालक आंतरिक स्थिति है, और जबकि प्रोत्साहन वातावरणीय स्थिति है, मतलब बाहरी स्थिति। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। आवश्यकता आंतरिक है क्योंकि हमारे अंदर से महसूस होती है, चालक होता हमारे अंदर से महसूस होता है, लेकिन प्रोत्साहन वातावरणीय है, बाहरी वस्तु है। और क्या है वो बाहरी वस्तु? जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं या जिस वस्तु से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रोत्साहन कहलाएगा, लक्ष्य कहलाएगा या उद्दीपक कहलाएगा। समझे? जैसे अब तीनों को ले लेते हैं। जैसे कि मुझे अब प्यास लगी हुई है ना? तो प्यास कब लगेगी? जब शरीर के अंदर पानी की कमी होगी। तो दोस्तों पानी की कमी, तो यहां पर क्या हो गई? आवश्यकता हो गई ना? और प्यास क्या हो गया? चालक। क्योंकि प्यास कैसा शब्द है? ऐसा शब्द है जो पानी की कमी की तीव्रता को बढ़ा रहा है, दिखा रहा है। भाई हमें जब बहुत ज्यादा पानी की कमी लगेगी हमारे शरीर के अंदर, तभी तो हम कहेंगे कि प्यास लगी हुई है। वरना थोड़े बहुत तो पानी की कमी हमारे अंदर हमेशा रहती है,
जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको कि उदाहरण देखा कि, और जैसे देता रहता हूं, मेरी अगर आपने कभी ऑफलाइन क्लास ली हो तो हमेशा मैं एक उदाहरण देता हूं, क्या कि मुझसे आप पढ़ाते पढ़ाते क्लास में कहेंगे सर पानी पी लीजिए, मैं एक गिलास पानी पी जाऊंगा, है ना। इसका मतलब, जबकि मैंने आगे से नहीं कहा। अब आप सोचो कि जब मैंने आगे से नहीं कहा, इसका मतलब पानी की कमी तो थी लेकिन मुझे प्यास नहीं थी, बस आपने कह दिया, मैंने पी लिया। और फिर आपने 1 मिनट बाद कहा कि सर मीठा शरबत आया, ये भी पी लीजिए, उसको भी मैं पी जाऊंगा। अगर प्यास लगी होती तो आप सोचो मैं क्या इस तरह से फ्री मूड में होकर के बड़ी मोटिवेट होकर के पढ़ाता रहता है क्या? नहीं पढ़ाता। प्यास लगी होती तो मैं तुरंत क्लास छोड़कर जाता, पहले पानी पीता, तो क्या हो जाता, मेरे अंदर प्यास लगने पर उद्वेलन हो जाता, मेरे अंदर तीव्रता आ जाती। वही तीव्रता का नाम क्या है? चालक है। तो कुल मिलाकर आवश्यकता तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन वो आवश्यकता में तीव्रता कब आई? वो तीव्रता का आना ही क्या है? चालक है। और दोस्तों, जब हमारे अंदर चालक पैदा हो जाता है तो हम क्रिया करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि यदि मुझे प्यास, तो मैंने बताया कि पानी की कमी लगी, वो प्यास में बदल गई। प्यास में बदल जाना मतलब पानी की कमी तीव्र हो गई। और दोस्तों, जब प्यास लगेगी ना तो मैं निश्चित कुछ नहीं करूंगा, सीधा पानी पीने के लिए प्रयास करूंगा, क्रिया करूंगा। तो क्रिया कब होती है? जब हमारे अंदर उद्वेलन पैदा हो जाता है या चालक पैदा हो जाता है, तब हम क्रिया करते हैं, है ना। और जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करते करते कोई ना कोई हमें परिणाम मिलता है, और वही परिणाम क्या है? हमारा प्रोत्साहन, उद्दीपक, उपलब्धि या लक्ष्य। क्योंकि हम क्रिया कर क्यों रहे हैं? उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिससे हमारे चालक की पूर्ति हो जाए या आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसी के लिए तो कर रहे हैं। तो वही उपलब्धि या प्रोत्साहन को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होता है। और वह जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, और आप बताइए, मैंने बहुत डिस्कशन किया है इस पर। आप सोचिए कि चालक को शांत कौन सा तत्व करेगा? क्वेश्चन है आपके सामने कि अंतर्नोद या चालक की तीव्रता को कम कौन करेगा? कौन सी वस्तु ऐसी है जिससे चालक की तीव्रता कम होगी या चालक शांत होगा? बताओ। तो कौन सा होगा दोस्तों? प्रोत्साहन, उद्दीपक। तो उद्दीपक क्या है? मैंने बताया कि वातावरण की वह वस्तु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह उद्दीपक है ना। तो उद्दीपक, अब जब उद्दीपक हमें प्राप्त हो गया, मतलब हमारा लक्ष्य हमें मिल गया, और लक्ष्य मिल गया तो लक्ष्य प्राप्त होते ही चालक शांत होगा कि नहीं होगा? है ना। तो याद रखना, प्रोत्साहन चालक को कम करता है ना। चालक की तीव्रता को कम करता है कौन? प्रोत्साहन या उद्दीपक। ये क्वेश्चन आता है ना। चालक की तीव्रता को या चालक को शांत कौन सा तत्व करता है? उद्दीपक या प्रोत्साहन करता है। समझ गए? ये है आपका अभिप्रेरणा चक्र, है ना। अब जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूं कि मुझे प्यास लगी हुई है, इसलिए मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखें, पानी पीने के लिए जा रहा हूं तो पानी की कमी तो क्या हो गई? आवश्यकता। और पानी की कमी बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए मैं जा रहा हूं, है ना। तो यहां पर पानी की कमी क्या कहलाएगी फिर? प्यास। तो बहुत ज्यादा हो गई तो प्यास, और प्यास को क्या नाम दिया यार? चालक। क्वेश्चन आ गया आपका कि पानी की कमी का होना और फिर पानी पीने जाना, इसमें चालक क्या है? तो चालक हो गया प्यास, है ना। और क्रिया क्या है? पानी पीने जाना, क्रिया हो गई। और उद्दीपक क्या है? उद्दीपक क्या होगा दोस्तों इसमें? पानी।
क्या होगा उद्दीपक? पानी, है ना। तो उद्दीपक क्या मिल गया हमें? पानी। अब दोस्तों आप सोचो कि जब मैंने पानी पी लिया तो प्यास बुझी ना, और प्यास का नाम क्या? चालक। तो चालक को कम किसने किया? पानी ने, मतलब उद्दीपक या प्रोत्साहन। ठीक है दोस्तों, ये कहलाता है आपका अनुप्रेरणा चक्र। और इन तीनों शब्दों के अर्थ याद रखना। आवश्यकता, किसी व्यक्ति में कोई वस्तु की कमी को हम क्या कहते हैं? आवश्यकता कहते हैं। ठीक है। चालक किसे कहते हैं? उस वस्तु की कमी में तीव्रता का होना या व्यक्ति के अंदर उद्वेलन पैदा होना चालक कहलाता है। ठीक है। क्रिया क्या है? उस चालक की पूर्ति के लिए, चालक को शांत करने के लिए कोई कार्य करना क्रिया कहलाता है। और प्रोत्साहन क्या है? वातावरण की वस्तु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं या जिसकी कमी हमारे शरीर के अंदर है, वही वस्तु क्या कहलाएगा? प्रोत्साहन, है ना। और जब वो प्रोत्साहन है वो वस्तु हमें मिल जाएगी तो कौन शांत होगा? चालक शांत, अंतर्मोद शांत। ठीक है दोस्तों, ये है आपका अनुप्रेरणा चक्र। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। बस इसको आप अच्छे से समझ कर रखना, अनुप्रेरणा चक्र। और अब फिर एक इंपॉर्टेंट और इस पर पार्ट लेकर आया हूं अभिप्रेरणा में। वो क्या है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत, है ना। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ऐसा टॉप पार्ट है ये प्रेरणा के सिद्धांत जो किताब गाइड वगैरह में आपको मतलब एक साथ सारे सिद्धांत नहीं मिलेंगे। एक गाइड में किसी में 4 सिद्धांत दे दिए, किसी में 5 दे दिए, किसी में 6 दे दिए। मैं सभी जगह से कलेक्ट करके आपके लाया हूँ। और प्रेरणा के कुल 9-10 सिद्धांत हैं। उन 9-10 सिद्धांतों को आप केवल कितना याद रखना है? सिद्धांतों के नाम और उनके जन्म, बस, और कुछ नहीं आता है इसमें, है ना। और कुछ सिद्धांतों को तो आप पहले से जानते हैं, तो आप पीडीएफ में पढ़ लेना। और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, प्रेरणा के जितने भी सिद्धांत है और थोड़ा थोड़ा सा समझा दूंगा। जैसे पहला सिद्धांत मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड। ठीक है दोस्तों, दूसरा सिद्धांत मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, है ना। किसने दिया? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल ने। ठीक है। तीसरा आवश्यकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यकता का सिद्धांत, है ना। आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। शॉर्ट में मैस्लो कहते हैं इसको, है ना। अब्राहम मैस्लो या मैस्लो ने। ठीक है। अगला देखते हैं उपलब्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपलब्धि, है ना। उपलब्धि, ये इसी को कहते हैं निष्पत्ति, अचीवमेंट। उपलब्धि या निष्पत्ति सिद्धांत, ये किसने दिया? मैकलीलैंड ने। मैकलीलैंड ने, है ना। ये क्वेश्चन आपको रीट में आ चुका है पहले, है ना। 2016 रीट में आया था। उपलब्धि सिद्धांत किसका है? मैकलीलैंड का है। ठीक है। अगला देखते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन सिद्धांत, है ना। प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? वोल्फ एवं हॉकमैन। वोल्फ एवं हॉकमैन, वोल्फ एवं हॉकमैन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है क्षेत्रक, है ना। क्षेत्रक या इसी को कहते हैं तल रूप, फील्ड थ्योरी।
क्षेत्रक सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत। कई बार क्वेश्चन आता है, इसी बार फर्स्ट ग्रेड में 2-3 पेपर में क्वेश्चन आ चुका। फील्ड थ्योरी, किसी में फील्ड थ्योरी आ गया, किसी में क्षेत्रक नाम आ गया, किसी में पर्यावरण नाम आ गया, कई नाम से आता है ना। क्षेत्र के तलरूप सिद्धांत किसने दिया? कोर्टलेविल ने। कोर्टलेविल ने, है ना। और अगला प्रणोद का सिद्धांत, कौन सा? प्रणोद या अंतर्नोद। प्रणोद या अंतर्नोद का सिद्धांत, है ना, बड़ा अच्छा है। किसने दिया? हल ने, CL हल ने। ठीक है ना। अगला स्वास्थ्य का सिद्धांत, स्वास्थ्य का सिद्धांत, ठीक है। हर्ट्जबर्ग किसने दिया? ये हर्ट्जबर्ग ने, है ना। स्वास्थ्य का सिद्धांत हर्ट्जबर्ग ने। और लास्ट शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत, शारीरिक गति या शारीरिक परिवर्तन का सिद्धांत, है ना। शारीरिक गति या शारीरिक परिवर्तन का सिद्धांत ये किसने दिया? ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर दिया था दोस्तों, विलियम जेम्स, शेल्डर और रदरफोर्ड। विलियम जेम्स, शेल्डर और रदरफोर्ड, ठीक है ना। विलियम जेम्स, शेल्डर और रदरफोर्ड, ये कुछ सिद्धांत है जिनको अपन किस नाम जानते हैं? प्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल तो आपको याद करनी है ना। सिद्धांत का नाम और जन्म, इतने में से आ जाता क्वेश्चन। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं, केवल एक क्लू दे रहा हूं। अगर अंदर से क्वेश्चन आ गया तो एक शब्द याद रखना हर सिद्धांत में बस। जैसे पहला सिद्धांत कौन सा आपका? मनोविश्लेषणवाद, है ना। तो ये सिद्धांत, देखो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का मतलब है, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको प्रेरणा के सिद्धांत, है ना। तो इसका मतलब है कि ये सिद्धांत हमें बता रहे हैं कि बालक के अंदर अभिप्रेरणा कैसे पैदा होती है। इसके लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, है ना। तो पहला सिद्धांत है आपके सामने मनोविश्लेषणवादी। किसने दिया? फ्रायड ने। तो फ्रायड कहता है, अब याद रखना, कि बालक की अतृप्त इच्छाएं उसमें अभिप्रेरणा पैदा करती है। क्या करती है? अतृप्त इच्छाएं, है ना। अतृप्त इच्छा कहाँ होती है? अचेतन में। ये जब मैंने फ्रायड पढ़ाया था ना, आपको पढ़ा दिया मैंने फ्रायड, है ना, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय पढ़ा दिया मैंने, उसमें बता दिया चेतन, अचेतन, अचेतन। तो अतृप्त इच्छाएं, दमित इच्छाएं कहाँ जाती है? अचेतन। तो बालक का चेतन या अतृप्त इच्छा उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ये कौन कहता है? फ्रायड। ठीक है। दूसरा सिद्धांत कौन सा था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मैकडूगल। बस सीधा से याद रखो कि मैकडूगल कहता है कि बालक के अंदर प्रेरणा पैदा होती है उसकी मूल प्रवृत्तियों से। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति, 14 संवेग बताए, है ना। मूल प्रवृत्ति का जनक कौन है? मैकडूगल। ये भी पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई मैकडूगल ने? 14 और 14 संवेग। ठीक है। तीसरा देखें, आवश्यकता का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये 3 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो आवश्यकता का सिद्धांत, एक आएगा नीचे इसका फील्ड थ्योरी, क्षेत्रक सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत जिसे कहते हैं, और इसके बाद प्रोत्साहन सिद्धांत। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट। एक उपलब्धि सिद्धांत, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आवश्यकता का सिद्धांत, इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैं बता दूं आपको कि आज मैं प्रेरणा पार्ट 1 लाया हूं और अगला अब प्रेरणा पार्ट 2, है ना। 2
दो पार्ट में अभिप्रेरणा टॉपिक आपका पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभिप्रेरणा पार्ट 2 में मैं अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत पूरा पढ़ाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि अब्राहम मैस्लो ने 5 आवश्यकता बताई है निम्न से उच्च की ओर, है ना, या फिर उसी पार्ट 2 में आएगा प्रेरकों के प्रकार, है ना, ये सारी चीजें पार्ट 2 में है। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं आप इसको। तो क्या कह रहा है कि व्यक्ति की जो 5 जीवन की आवश्यकताएं हैं वो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अगला देखें प्रोत्साहन उपलब्धि का सिद्धांत मैक्लीलैंड। तो मैक्लीलैंड क्या कहता है कि व्यक्ति की सामान्य और विशिष्ट उपलब्धियां ही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति की सामान्य और विशिष्ट उपलब्धियां, जैसे ये, अब मैं एक उदाहरण दे दूं यहां पर कि आप सोचना इस बात को, मैक्लीलैंड ने जो कहा है, क्या कहा है कि व्यक्ति की सामान्य और विशिष्ट उपलब्धियां ही उसे कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जैसे एक आपसे उदाहरण ले लूं कि आप आज मान लो, मैं तो आप नीट का नाम नहीं ले रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की, और स्कूल लेक्चरर में आपको सफलता मिल जाती है, तो दोस्तों देख लेना आप इस स्कूल लेक्चरर की सफलता को एक आप सामान्य उपलब्धि मानेंगे। क्यों? फिर आपके अंदर ये प्रेरणा जागृत हो जाएगी, अब मैं RAS या IAS की तैयारी करूं। यही तो है प्रेरणा चक्र। अभी प्रेरणा चक्र कभी पूरा नहीं होता दोस्तों। मैंने यहाँ पर प्रेरणा चक्र बनाया था। चक्र का मतलब क्या है कि ना कभी उसका प्रारंभ है ना अंत है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसी हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तुरंत हमारी दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। आज आपको स्कूल लेक्चरर का पद मिल जाने दो, अगले ही दिन आपके अंदर RAS या IAS बनने की उत्कट इच्छा पैदा हो जाएगी। तो आवश्यकता की पूर्ति हुई क्या? कभी नहीं हुई। और यही हमारा प्रेरणा चक्र है। और यही मैक्लीलैंड कहता है कि हमें चाहे सामान्य उपलब्धि प्राप्त हो, विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त हो, यही सामान्य विशिष्ट उपलब्धि हमें प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, ये मैक्लीलैंड है। अगला क्या है? अगला सिद्धांत प्रोत्साहन का सिद्धांत, बाल्ब एवं फॉक्स है। बड़ा सीधा है। क्या कह रहा है कि व्यक्ति 2 प्रकार से प्रोत्साहित होता है, एक सकारात्मक तरीके से और एक नकारात्मक तरीके से। दोस्तों याद रखना हमेशा जीवन में सकारात्मक तरीका क्या है? अंदर से अभिप्रेरित होना, ये सकारात्मक है ना। और नकारात्मक तरीका क्या है? वातावरण से प्रेरित होना या दूसरों से प्रेरित होना, ये नकारात्मक तरीका है ना। हम स्वयं से प्रेरित हुए कार्य करने हेतु सकारात्मक, और यदि दूसरों से प्रेरित हुए कार्य करने हेतु नकारात्मक। ये बॉल्ब एवं फॉकमैन का तरीका, कौन सा? प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है? क्षेत्रक तल रूप सिद्धांत या क्षेत्रक सिद्धांत। दोस्तों इसको भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आजकल कोर्ट लेवल में बहुत आ रहा है ना। तो देखो कोर्ट लेवल एक ही बात कहता है, बस आप निचोड़ याद रखना उसका, क्या कि व्यक्ति को वातावरण से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। क्या कहता है? स्थान विज्ञान के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है और व्यक्ति वातावरण या पर्यावरण, या यूं कह दें स्थान विज्ञान बोला ना मैंने, स्थान विज्ञान में शब्द याद रखना। कोर्ट लेवल ने कौन सा शब्द दिया है? स्थान विज्ञान, है ना। किसने दिया है शब्द? कोर्ट लेवल ने, है ना। और क्या कह रहा है कोर्ट लेवल? कि व्यक्ति को स्थान विशेष के अनुसार ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और स्थान क्या है? वातावरण, है ना। तो स्थान विशेष के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए तो नाम क्या है इसका? क्षेत्रक सिद्धांत।
क्षेत्र मतलब क्षेत्र, इलाका। तो जिस जैसे क्षेत्र में व्यक्ति रहता है ऐसा ही उसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अगला प्रनोद या अंतर्नोद का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं चालक का सिद्धांत, सीएल हल ने दिया है। और ये भी सीधा सा क्या कहता है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कार्य कठिन ही क्यों ना, लेकिन वह उन कार्यों को कर लेता है। क्या कहा कि उसे चालक, देखो क्या कह रहा है, पहले बात समझो, आवश्यकताओं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कार्य, चाहे वे कार्य कितने भी कठिन हो, वे उन कार्यों को कर लेता है ना। जैसे आपका देखो कि हम जानते हैं कि रीट फाइट करना और सिलेक्शन लेना बहुत टफ प्रक्रिया हो गई है, कठिन प्रक्रिया हो गई है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, फिर भी हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कठिन कार्य कितना भी हो, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। मैं यदि ठान लूंगा तो मैं उस कार्य को कर जाऊंगा, और जब कार्य को कर जाऊंगा तो सफलता भी मुझे मिलेगी। ये प्रोत्साहन, यही प्रोत्साहन हमें अंदर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है। ये कहता है कौन? सीएल। अगला स्वास्थ्य का सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग कहता है कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से जितना स्वस्थ होता है वह उतना ही किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। ये कौन कहता है? हर्ट्जबर्ग कहता है। ठीक है दोस्तों। और लास्ट सिद्धांत कौन सा है आपका? शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत, जो रदरफोर्ड, शेल्डन और विलियम जेम्स ने दिया है ना। शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत। तो ये क्या कहते हैं कि समय, स्थान और परिस्थिति ही व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ठीक है दोस्तों। सो आज आपका अभिप्रेरणा का पार्ट 2 मैंने पूरा किया, और नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो या प्रेरणा चलेगा, अभिप्रेरणा पार्ट 2, जिसमें आप बहुत और कुछ नहीं, ये तो मैंने प्रेरणा की एक अवधारणा आपके सामने आज दी है। अब प्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, सिद्धांत। अब मेरा जो पार्ट 2 आएगा वो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसे मैंने बताया अभी, आवश्यकता का सिद्धांत है ना, फील्ड थ्योरी, इनको लेकर आऊंगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट अभिप्रेरक क्या है और अभिप्रेरकों के प्रकार। ठीक है दोस्तों। ओके, और थैंक यू। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय समय पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। और दोस्तों, जो मैंने ऑनलाइन टेक्स्ट सीरीज प्रारंभ की है उसको ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। उस पर एक क्लिक जो मैं भेजता हूँ हमेशा डिस्क्रिप्शन में, उस क्लिक को क्लिक करें, उस मेल को या लिंक को क्लिक करें, और उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने आप ने कितनी तैयारी आपने इस टॉपिक की है, तुरंत आपका मापन आपके द्वारा ही हो जाएगा। थैंक यू।